अभी तक आपने सुना? राजीव, मुझे कुछ जानना भी नहीं है। निखत, पर हम बताना चाहते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी। आप हमें प्यार करें या नफरत? राजीव, नफरत तो इस जन्म में मैं तुमसे कर नहीं पाऊंगा, और रही बात प्यार की, वो तो मैं हर जन्म में करता रहूंगा। निखत, पर आप मेरी बात, एक बात सुन तो लीजिए। राजीव, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं सुनना है, कहकर उसने निखत को अपने और पास खींच लिया। दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई दो आंखें अंधेरे में भी उनको घूर रही थी। अब आगे। राजीव और निखत दोनों ही जाने अनजाने अपने प्रेम का इजहार कर चुके थे। निखत बहुत खुश थी कि उसे राजीव जैसा जीवन साथी मिला, और राजीव खुश था कि उसे उसका प्यार मिल गया। रात दोनों ने वही गार्डन में ही उसी काउच पर एक दूसरे की बाहों में गुजार दी। सुबह की रोशनी ने जैसे ही धरती पर पहली दस्तक दी, दोनों ने ही आंखें खोली। निखत उठकर खड़ी हुई। राजीव काउच की हत्ती पर सर रखकर इत्मीनान से सो रहा था। निखत ने उसके बालों में हाथ फेरा और अपने कमरे में चली गई। खुद को शीशे में देखकर और रात को याद करके उसे शर्म आ रही थी। उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया था। जैसे तैसे वो तैयार होकर नीचे आई तो देखा सब थे, पर राजीव नहीं था। उसने आसपास देखा, पर वहां वो कहीं नहीं था। उसे देखते ही रश्मि जी ने उसे आवाज दी, निखत आओ बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो। निखत, जी आंटी जी, कहकर वो बुझे मन से टेबल की तरफ बढ़ गई। इरा उसे वैसे देखकर बोली, घबराओ मत, राजीव पापा के साथ किसी काम से गया है, जल्दी ही आ जाएगा, तुम नाश्ता करो। निखत, पर कहाँ गए हैं? इरा, मोको ना मालूम यार, तुम नाश्ता करो ना, क्यों परेशान हो रही हो? निखत मन मारकर बैठ गई। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ तो इरा बोली, चलो हमें जरूरी काम से चलना है, रेडी हो जाओ। निखत, पर कहाँ? इरा, बताती हूँ, राजीव की जान, चलो तो सही। निखत इतना सुनते ही शर्मा गई और उठकर बोली, चलो हम तैयार हैं। रश्मि जी को बाय कहकर इरा निकल गई और निखत को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां पहुंचते ही निखत सकपका गई और बोली, इरा हम यहाँ क्यों आए हैं? इरा, पता नहीं, पापा का मैसेज आया था कि तुम्हें लेकर उनके ऑफिस में आ जाऊं, तब मैं आ गई। बाकी अंदर चलकर देखते हैं। दोनों ने जैसे ही उमेश जी के ऑफिस में एंटर किया तो वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनमें 3 लड़कियां और 4 आदमी थे। उनको देखते ही निखत ने नजरें नीची कर ली, क्योंकि वो हिजाब में नहीं थी और वो सारे उनकी ही बिरादरी के थे। इरा उमेश जी से, जी पापा, हम आ गए, बताओ क्यों बुलाया था हमें आपने यहाँ? उमेश जी कुछ बोलते उससे पहले पीछे से आवाज आई, निखत पहचानो इनको, अगर पहचान सको तो। निखत पीछे घूमी और फिर सबको बारी बारी से देखने लगी, पर वो उनको पहचान पाने में असमर्थ थी। राजीव, पहचाना? निखत ने नाम में सिर हिला दिया। राजीव, नसीमा शेख, आप ही इसे बताओ कि आप कौन हैं? नसीमा, नाम सुनते ही निखत की आंखें उधर ही घूम गईं। नसीमा अप्पी, कहकर वो भागकर उसकी तरफ गई और हिजाब ऊपर करते हुए बोली, आप मेरी नसीमा अप्पी हैं क्या? बोलिए। नसीमा, जी, हम नसीमा शेख हैं, आपकी नसीमा अप्पी, और ये हमारे शौहर अब्दुल शेख हैं। नसीमा ने अपने साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा किया। निखत ने झुककर सलाम किया। नसीमा से अपने साथ आए सबका परिचय निखत से करवाया। क्यों, उसका छोटा भाई मोइन, उसका बड़ा भाई और 2 नसीमा की बेटियां थी। निखत, अप्पी, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? नसीमा, अब्बू का इंतकाल हो गया है और अम्मी बिस्तर पर हैं, उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए वो नहीं आई। निखत, हमें उनसे मिलना है अभी। नसीमा, जरूर, चलो। निखत ने राजीव को देखा, उसने आंखों ही आंखों में हाँ कहा और वो उनके साथ बाहर की तरफ चल दी, पर दरवाजे पर पहुंचकर रुकी और पलटकर भागती हुई उमेश जी के पास आई और उनका हाथ पकड़कर आंखों से लगाती हुई बोली, शुक्रिया सर, आपने आज मेरे पापा होने का हक अदा कर दिया। उमेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, खुश रहो बेटा। उमेश जी ने उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए अपने पास जमा कर लिए और निखत से बोले, जाओ अपनी अम्मी से मिल लो। राजीव, तुम इनको साथ ले जाओ। राजीव, जी। इरा, पापा मैं भी जाऊं? उमेश जी, हाँ जाओ, पर टाइम से घर आ जाना। राजीव, जी अंकल, कहकर वो सब निकल गए। कपूरथला से थोड़ा सा हटकर एक गांव मीरपुर था। सारे वहां एक बड़े से घर में पहुंचे।
यहाँ बाहर आंगन में एक तरफ 3 गाय बंधी थी और 2 भैंसें थी। अंदर जाने पर 2 नौकर इधर उधर घूम रहे थे। वो हॉल को क्रॉस करके एक बड़े से कमरे में पहुंचे तो देखा पलंग पर एक अधेड़ उम्र की महिला लेटी हुई थी। नसीमा उनसे बोली, अम्मी देखो कौन आया है। अम्मी, कौन है ये? निखत भाग कर उनके पास पहुंची और बेड पर बैठती हुई रोती रोती बोली, अम्मी, हम आपकी अभागी निखत। अम्मी, निखत? उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। निखत, जी अम्मी, कहकर वो उनके गले से लगकर रोने लगी। उनको ऐसे देख वहां खड़े हर बंदे की पलकें गीली हो गई। जब सबसे अच्छे से मिल चुकी तो अम्मी से राजीव और इरा से मिलवाया। सबने खाना साथ खाया, खूब बातें की। अंधेरा होने वाला था सो राजीव ने पूछा, तुम हमारे साथ चलोगी निखत या रुकोगी? नसीमा बोली, आप इनको अपने साथ ले जाएं। निखत ने अपना फ़ोन नंबर दिया और उनको लिया और वहां से कपूरथला को जाने को बाहर आ गए। इरा भाग कर पीछे बैठ गई और बोली, भाई हम तो सोती हुई जाना चाहते हैं, सो आप दोनों आगे बैठ जाओ। निखत और राजीव आगे बैठ गए। इरा थोड़ी देर में सो चुकी थी। निखत ने राजीव की तरफ देखा तो राजीव बोला, क्या हुआ निखत, ऐसे क्या देख रही हो? निखत, जी कुछ नहीं, बस आपको शुक्रिया कहना चाह रहे हैं। राजीव, शुक्रिया क्यों? निखत, हमारे परिवार से मिलवाने के लिए और हमारी जिंदगी में आने के लिए। राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया तो निखत ने गियर लीवर पर रखे राजीव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, राजीव जी, शुक्रिया हमारी जिंदगी में आकर इतनी खुशियां लाने के लिए। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजू उसका हाथ अच्छे से पकड़ते हुए, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, प्यार किया है, समझी भोंदू कहीं की। इरा, अरे आज की बात में लड़ा लेना, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो पहले। राजीव ने हंसते हुए, कहीं रोकते हैं पेटू जी महारानी। रास्ते में ढाबे पर उन्होंने गाड़ी रोकी और वहां चाय पी और खा पी करके निकल लिए। निखत को वजीर खान का फोन करने का बिल्कुल भी याद नहीं रहा। घड़ी में 9 बज रहे थे। निखत सीट के सर टिकाए आंखें बंद किए बैठी थी। तभी उसका फोन बजा। उसने आंखें खोलकर देखा, फोन वापस रखा और फिर से आंखें बंद कर ली। फोन बंद होकर फिर से बजने लगा। अनबने दिल से निखत ने फोन उठाया। जैसे ही हेलो बोली उधर से वजीर खान की आवाज आई, मुबारक हो हमारी होने वाली बेगम साहिबा जी। निखत, जी शुक्रिया, पर किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? वजीर खान, आपकी मेहनत रंग लाई, आखिरकार आपकी अम्मी आपको मिल ही गई। निखत हैरान होते हुए, पर आपको कैसे पता? वजीर खान, बेगम साहिबा, हम आपकी आंखों से दूर हैं, आपसे नहीं। निखत, पर इससे पहले वो कुछ और बोलती वजीर खान बोला, पर वर छोड़ दीजिए, आज की रात तो जश्न की रात है, तो जाएं और इंजॉय करें, कहकर उसने फोन रख दिया। निखत की हालत कांटों नहीं खून जैसी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर घबराहट से पसीना तैर रहा था। उसके दिमाग में 10 सवाल घूम रहे थे। राजीव कुछ कुछ समझ पा रहा था। उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, निखत ठीक तो हो तुम? निखत ने बिना कुछ कहे गर्दन में हाँ में हिला दी और सिर सीट पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। आंखों के किनारों से बरसती आंसू की बूंदों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर राजीव की आंखों से वो छुप ना पाई। राजीव ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कुछ पूछा, निखत क्या हुआ? निखत ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव ने गाड़ी दौड़ा दी। घर पहुंचे तो सामने रश्मि जी थे, जिसे देखते ही निखत ने भागकर गले से लगा लिया और चहक कर सारे दिन का हाल बयां कर दिया। उसकी खुशी देखकर रश्मि जी भी खुश थी, पर राजीव सोच रहा था कि क्या लड़की है ये भी यार। अभी कुछ देर पहले कितनी दुखी थी, अब अपनी सारी तकलीफ अपनी हंसी में छुपाकर सबके सामने खुश होने का ड्रामा कर रही है। रश्मि जी ने डिनर लगवा दिया। सबने साथ डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। राजीव को चैन नहीं आ रहा था तो वो अपने कमरे में बहुत देर तक टहलता रहा। जब नहीं रुका गया तब सीधा निखत के कमरे की तरफ चला गया और जाकर दरवाजा नॉक किया। निखत ने दरवाजा खोलते ही राजीव को देखकर बोली, आप यहाँ इस वक्त? राजीव, क्यों, नहीं आ सकता क्या? निखत, जी जरूर आ सकते हैं राजीव जी। इससे पहले राजीव कुछ कहता, निखत बोली, राजीव जी हम कल ही वापस दिल्ली वापस चल सकते हैं क्या? राजीव, कल ही? इतनी जल्दी क्यों, सब ठीक तो है? निखत, जी सब ठीक है, हमारे एग्जाम की डेट आ गई है, 2 दिन बाद है, सो तभी कह रही हूँ। राजीव, ठीक है, सुबह आंटी अंकल से इजाज़त लेकर चलते हैं। निखत, जी ठीक है, बोलकर जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। राजू ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें अभी भी नमी से भरी थी। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, निखत। निखत पलट कर उससे सीने से लग गई और रोते हुए बोली, हम जानते हैं राजू जी, आपको क्या जानना है, पर हमारी मजबूरी है, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा।
राजीव, अरे पगली, प्यार में कोई माफ़ी नहीं मांगता है। चलो सो जाओ, कल सुबह हमें निकलना भी है। जैसे ही वो जाने को मुड़ा तो निखत बोली, साहिबान आपको खुद से भी ज़्यादा चाहती है, हो सके तो उसकी मजबूरी को समझना। राजीव ने उसको गालों को प्यार से थपकी दी और उसको गोद में उठाकर बेड तक लाया और लेट कर बोला, जानता हूँ साहिबान, बस आज जो तुम्हारे मुंह से इजहार सुन लिया, पूरी कायनात मिल गई। अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में। कहकर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वो कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि उस वक्त उसे अपनी फीलिंग को काबू में रख पाना मुश्किल था। दोनों की ही रात आंखों में ही कट गई। अगले दिन सुबह दोनों रश्मि जी, ईरा और उमेश जी से विदा लेकर दिल्ली को निकल लिए। दोनों ही शांत थे, दोनों के दिल और दिमाग में कसमकस थी। राजीव ने मीसा को मैसेज करके बता दिया था अपने आने का। आखिर राजीव ने ही चुप्पी तोड़ी, बोला, दिल्ली जाकर तो तुम मुझे भूल ही जाओगी ना। निखत, किसने कह दिया आपसे? राजीव, बस लगा तब पूछ लिया। निखत, नहीं साहब, जब तक हम जिएंगे आपको ही याद रखेंगे, आपके सिवा किसी को नहीं। रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। दिल्ली आते ही राजीव ने बॉर्डर पर कार रोकी। निखत, क्या हुआ साहब? राजीव, कुछ नहीं, बस अभी जाने का दिल नहीं। इतने दिन साथ रहने से तुम्हारी आदत हो गई है, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। निखत बिना कुछ रिप्लाई दिए बोली, चले, बहुत देर हो जाएगी, चचा सो जाएंगे तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। राजीव, जो हुक्म जी। सुनो, कल से एक काम करोगी? निखत जी, कहिए। राजीव, कल से तुम मुझे रोज कॉल करोगी। निखत जी, पर जब तक मैं मैसेज ना करें आप कॉल नहीं करेंगी। राजीव, चलो ये भी पक्का रहा, पर मैं जब तक इंतजार हो पाएगा तब तक वेट करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। निखत जी, मंजूर है। राजीव ने निखत को उसकी गली के बाहर उतारा। निखत ने राजीव का हाथ पकड़ा, उस पर किस करके आंखों से लगाया और बोली, अपना ख्याल रखिएगा। राजीव, तुम भी, कहकर निखत गली में चली गई और राजीव अपने घर। दोनों ही आने वाले खतरे से अनजान अपनी ही दुनिया में चले जा रहे थे। दोनों ही अपने रास्ते की तरफ बढ़ चले। राजीव इतने दिन के बाद घर आया था, उसे देखकर सब बहुत खुश थे। संध्या जी ने इशारे से पूछा तो उसके पलके झुकाकर जवाब दे दिया। कैलाश कपूर वहीं बैठे थे, बोले, बरखुरदार, क्या रहा, हमारी बहू रानी ने इजहार किया या नहीं? जी पिताजी, राजीव बोला। माँ उठ करके खड़ी हुई, वो राजीव के पास आती इससे पहले राजीव शर्मा कर अपने कमरे में चला गया। जाते ही उसने फोन उठाया, उस पर निखत की फोटो देखकर बोला, मेरी जिंदगी में तो आ चुकी हो, बस इंतजार है तुम्हारे इस घर में आने का, जल्दी कि तुम्हें इस घर में भी लेकर आऊंगा। निखत को उसने गुड नाइट का मैसेज किया और फ़ोन को सीने से लगाकर लेट गया। तभी उधर से निखत का भी रिप्लाई आ गया। उसके बाद बहुत देर तक वह दोनों फ़ोन पर मैसेज मैसेज खेलते हुए सो गए। अगले दिन सुबह राजीव को ऑफिस निकलना था। आंखें खुलते ही उसने निखत को गुड मॉर्निंग का और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक का मैसेज भेजा और जल्दी से नहा धो करके फटाफट नाश्ता किया, गाड़ी उठाई, ऑफिस की तरफ चल दिया। एक बार फ़ोन उठाकर देखा, निखत का कोई रिप्लाई नहीं था। उसने सोचा कि शायद अपने एग्जाम के चलते मैसेज नहीं कर पाई है। ऑफिस में जाकर सबको विश किया और अपने केबिन में जाकर काम में लग गया। तभी मीसा आई और बोली, वेलकम राजीव, हाउ इज़ योर ट्रिप? राजीव, अवेरसम यार, तुम बताओ यहाँ सब ठीक रहा? मीसा, ऑफ कोर्स, इतने साल हो गए तुम्हारे साथ काम करते हुए, अब सब मैनेज करना आ गया है। आई होप तुम्हें ठीक लगेगा, कहकर वो सारी डिटेल्स लैपटॉप पर दिखाने लगी। राजीव का सारा दिन वहीं कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। शाम में ऑफिस से निकलते ही निखत का मैसेज देखा। उसका एग्जाम ठीक हुआ था, तब उसकी जान में जान आई। वक्त धीरे धीरे सरकता गया। राजीव और निखत एक दूसरे के और करीब आ गए, या यूं कहे कि एक दूसरे की सांसें और धड़कन बन गए। उधर साहिबान के साथ राजीव का सक्सेस इंडेक्स ग्राफ ऊंचाइयों को छूने लगा। अकेली वही एक ऐसी कंपनी थी जिसने 3 साल में लगभग सारी ही हिट एल्बम दे दी थी। एक दिन वो घर पर बैठा डिनर कर रहा था, तभी उसने न्यूज में देखा उसकी कंपनी को बेस्ट 3 ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। खुशी से वो नाचने लगा। उसने कैलाश जी और माँ के पैर छुए, भाभी और अतीत को गले से लगा लिया। निखत को कॉल किया, उसने कट कर दिया। मैसेज आया, अभी करते हैं। राजू ने ओके लिखा। कुछ टाइम बाद निखत का मिस कॉल आया। राजू ने उसे कॉल किया तो उसे बेस्ट अवार्ड में नॉमिनेट होने का बताया। निखत भी बहुत खुश हुई और पूछा, अवार्ड फंक्शन कब है? राजू बोला, 4 दिन बाद, और हाँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी। निखत, हम? पर हम कैसे?
ये तो आपका फंक्शन है ना, तो इसमें हमारा क्या काम? राजीव, मेरा अकेले का नहीं है ये अचीवमेंट, हम दोनों की ही है। सो साहिबान जी, आप भी मेरे साथ चल रही हैं, समझी? निखत, जी समझ गई। चलिए आप फ़ोन रखिए और सो जाइए। कल से आपको बहुत सारे काम करने हैं, फंक्शन की पूरी तैयारी करनी है। राजीव, अरे मुझे क्या करना है, मुझे तो कल से ऑफिस जाकर बस सबकी बधाइयाँ लेनी है और तुम्हारे साथ चलकर अपनी और तुम्हारी शॉपिंग करनी है। निखत, साहिबान तो अपने ही आउटफिट में जाएगी, इसलिए आप अपने लिए कुछ ले लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब रखते हैं, गुड नाइट। राजीव, बस गुड नाइट। निखत, आश्चर्य से, और क्या? राजीव, यार पूरा गुड नाइट करो। निखत, जैसे? राजीव, जैसे गुड नाइट माय लव। निखत, शर्माते हुए, गुड नाइट, आई लव यू कहकर फोन रख दी। अगले 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। परिवार के सारे लोग अपने अपने ड्रेसेस को लेकर कंफ्यूज थे। सबने अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए थे। राजीव सारे दिन के आंखों देखा हाल निखत को बताता था। आखिरकार अवार्ड फंक्शन का दिन आ गया। राजीव ने निखत को टाइम से रेडी होने के लिए मैसेज किया और कहा वो उसे लेने आ रहा है। निखत ने रिप्लाई किया कि वो सीधा वेन्यू पर पहुंचेगी। आप सब पहुंचो। राजू ने ओके कहा और अपने काम में लग गया। शाम हो गई, जल्दी जल्दी सब तैयार होने लगे और 8 बजते बजते सब फंक्शन पर पहुंच गए। मीसा वाइट गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। राजू ने ब्राउन कलर की 3 पीस पहना था। सब उसे बधाई दे रहे थे और वो बार बार एंट्री गेट को देख रहा था। उसे इंतजार था बस निखत के आने का, पर समय बीता जा रहा था। निखत का कहीं भी अता पता नहीं था। राजू बार बार उसका फ़ोन ट्राई कर रहा था, पर उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। राजू बेचैन हो उठा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो ये फंक्शन छोड़कर भी नहीं जा सकता था। 10:30 बज चुके थे, पर निखत अभी तक नहीं आई थी। जैसे ही राजीव का नाम अनाउंस किया गया, हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजू भारी मन से उठा और उसने जाकर अवार्ड लिया। जैसे ही माइक उसके सामने आया, उसने सिर्फ इतना कहा कि इस अवार्ड की असली हकदार साहिबान है, क्योंकि आज विनस वाइस रिकॉर्ड को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उसकी अहम भूमिका है। परंतु जब उससे पूछा गया कि साहिबान कहाँ है, तो राजीव के पास कोई जवाब नहीं था। सो वो नो मोर क्वेश्चन कहते कहते वहां से नीचे उतर आया और फिर साहिबान को फ़ोन मिलाने लगा, पर उसका फ़ोन नहीं मिला। राजीव को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जैसे ही फंक्शन थोड़ा ख़त्म होना हुआ, राजीव ने अतीत से कान में कुछ कहा, अपनी ट्रॉफी उसे पकड़ाई और चुपचाप हॉल से बाहर निकल गया। गाड़ी में पहुंचकर कोट उतारकर सीट पर रखा और गाड़ी तेजी से घुमाते हुए निखत के घर की तरफ चल दिया। साथ साथ उसका फ़ोन भी मिलाया जा रहा था। गाड़ी गली के कोने में खड़ी थी और सीधा सुलेमान चाचा के घर पहुंचा। घर पर चारों तरफ अंधेरा था। घड़ी में टाइम देखा, 12:30 बज रहे थे। आज भी राजीव वैसे ही कूदकर चाचा के घर में घुसा और ऊपर वाले निखत के कमरे में पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोला, कमरा खाली था। कोई भी सामान कमरे में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही नहीं। वो वहां से नीचे आया। नीचे सलमा का कमरा भी खाली था। उसका दिमाग घूम गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वो जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और गाड़ी में बैठकर लगातार फोन मिलाता रहा। उसका दिल किसी अनहोनी की कल्पना से बेतहासा धड़क रहा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कांपते हाथ बार बार निखत का नंबर मिला रहे थे। पूरी रात वहीं बैठे बैठे गुजर गई। सुबह के 5 बजे अतीत का फोन बजा। राजीव ने अतीत का फोन उठाया। अतीत ने पूछा, राजीव तुम कहाँ हो? राजीव ने रोते रोते फोन रख दिया, कुछ नहीं बोला। अतीत बहुत परेशान हुआ और उसने फोन ट्रेसर ऑन किया। राजीव की लोकेशन ट्रेस करके अतीत और पिताजी राजीव की गाड़ी तक पहुंचे। राजीव गाड़ी के स्टीयरिंग पर सर रखकर रो रहा था। अतीत ने दरवाजा खोला और पूछा, राज क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों रो रहे हो, बताओगे मुझे? राजीव, भैया निखत का कुछ पता नहीं, ना ही उसका फोन लग रहा है भैया। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, या बख्तावर ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया। भैया भैया प्लीज, भैया मेरी निखत को ढूंढो। कहते कहते अतीत के गले लगकर रोने लगा। अतीत ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अतीत, पिताजी चलिए हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और निखत की कंप्लेंट करके आते हैं। राजीव, नहीं, पहले निखत के घर चलो, सुलेमान चाचा से पूछते हैं, उसे पता होगा कि बख्तावर निखत को कहाँ लेकर गया है। तीनों सुलेमान चाचा के घर की तरफ बढ़ गए। घड़ी में 6 बज रहे थे। अभी गली के लोगों ने उठना शुरू ही किया था। चाचा भी नहाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अतीत, कैलाशनाथ और राजीव तीनों पहुंच गए। राजीव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। बिखरे बाल, रो रो कर सूजी आंखें और मुंह सुर्ख लाल।
जैसे ही चाचा ने दरवाजा खोला, राजीव बिफर पड़ा। चाचा, निखत कहाँ है? सुलेमान चाचा, निखत? मियाँ, यहाँ तो कोई निखत नहीं है, शायद तुम गलत पते पर आ गए हो। राजीव, नहीं चाचा, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, शायद आप भूल गए हैं। चाचा, पर मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ। कब आए थे और किस काम से आए थे? राजीव, चाचा, मैं निखत से मिलने आया था, कुछ याद आया आपको? चाचा, अरे बरखुरदार, कितनी बार हम आपसे कह रहे हैं यहाँ कोई निखत नहीं रहती। तुम किसी गलतफहमी के शिकार हो या किसी ने तुम्हें उल्लू बनाया है। उन दोनों की गहमा गहमी के बीच कैलाश नाथ पड़े और बोले, खान साहब, अगर आपको पता है निखत कहाँ रहती तो प्लीज़ हमें बता दीजिए, हमारा बेटा बहुत परेशान है। चाचा, लाहौर बिला कुव्वत, हम कहे जा रहे हैं इस घर में तो क्या, इस पूरी गली में कोई निखत नहीं रहती, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्या लोग हैं आप, सुबह सुबह किसी के घर में भी घुसकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। राजू गुस्से से, जानता हूँ कितने शरीफ हो तुम, अगर मेरी निखत को कुछ भी हुआ ना तो आग लगा दूंगा इस घर को, समझे तुम? चाचा, बरखुरदार, शुक्र मनाओ हमारा बेटा अभी घर पर नहीं है, वरना तो तुम्हारा। राजीव, क्या कर लेता तुम्हारा बेटा, बोलो बोलो। कैलाश जी राजीव को वहां से खींच कर ले गए। अतीत ने चाचा से सॉरी कहा और राजीव और पिताजी साथ वहां से चल दिए। अतीत, राजीव, तुम्हें अच्छे से पता है कि यही निखत का घर है? राजीव, जी भाई, मैं बहुत बार उससे मिलने यहाँ आ चुका हूँ। अतीत, तो फिर ये क्यों मना कर रहा है? राजीव, भाई मुझे नहीं पता, इसका बेटा गुंडा है और निखत उससे बहुत डरती भी थी, कहीं ऐसा तो नहीं उसने निखत के साथ कुछ किया हो। कैलाश नाथ, चलो फिर एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं। तीनों वहां से गाड़ी की तरफ चल दिए। सामने पान वाले को देखकर राजीव रुका और बोला, भाई तुमने मुझे पहचाना? पान वाला, आप कौन भाई जी, मैं आपको नहीं पहचानता। राजीव, अरे मैंने उस दिन आपसे पान लिया था। पान वाला, भैया जी, दिन भर में मुझसे 100 लोग पान लेते हैं, तो क्या मैं 100 लोगों को याद रखूंगा? कहकर वो पान बनाने लगा। बिना कुछ कहे राजीव वहां से चल दिया। तीनों गाड़ी में से पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस में जाकर कंप्लेंट की। राजीव और उसके परिवार की बहुत ऊंची पहुंच थी, इसलिए उसकी कंप्लेंट पर एक्शन बहुत जल्दी हुआ। पुलिस सुलेमान चाचा के घर निखत को ढूंढने आई, पर उनके हाथ कुछ न लगा। यहाँ तक कि गली के सब लोग भी यही गवाही दिए कि यहाँ निखत नाम की कोई लड़की नहीं आई है। चाचा का ऊपर वाला घर तो कई सालों से खाली पड़ा है। राजीव परेशान हो गया। पुलिस वालों ने उसे बुलाया और पूरी स्थिति समझाई। राजीव उसके बाद बोला, आप एक काम कर सकते हैं, निखत भैया के कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ती थी, तो आप वहां से मुझे उसका कोई डिटेल लाकर दे सकते हैं, या उसके फ़ोन नंबर से कोई भी उसकी डिटेल, कहीं से तो कुछ मिले, क्योंकि मुझे हर हाल में निखत को ढूंढना है। पुलिस वालों ने एसएचओ को सारी स्थिति बताई, तो एसएचओ ने राजीव को बुलाकर कहा, मिस्टर कपूर, आप आराम से घर जाएं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपको बताया जाएगा। राजीव गुस्से में बौखला गया और खड़ा होते हुए बोला, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ आप भी बख्तावर से डरते हैं, अब जो करना है वो मैं करूँगा, मैं खुद ढूंढ लूंगा निखत को, कहकर गुस्से से टेबल पर हाथ मारता हुआ बाहर निकल गया। पुलिस वाले भी अपनी तहकीकात कर रहे थे। राजीव अतीत के साथ कॉलेज पहुंचा। अतीत ने प्रिंसिपल को सारी बात बताई और मदद करने की रिक्वेस्ट की, तो प्रिंसिपल ने उनको अकाउंट सेशन में भेज दिया, जिससे राजीव को निखत के एडमिशन से संबंधित कोई जानकारी मिल सके। जैसे ही उन्होंने कंप्यूटर पर निखत का डिटेल डालना चाहा, उसके नाम के अलावा नीचे कुछ भी नहीं था, यानी उसका एड्रेस, फोन नंबर और उससे रिलेटेड सारी डिटेल वहां से डिलीट हो चुकी थी। काफी ढूंढने पर भी राजीव को कंप्यूटर में कुछ नहीं मिला। राजीव ने आंखों में आंसू भरकर अतीत की तरफ देखा। राजीव वहां से सीधा एयरटेल के ऑफिस पहुंचा। वहां जाकर उसने निखत के फोन नंबर की डिटेल निकलवाने की चाही, पर अफसोस उसके हाथ यहाँ भी खाली रहे। केस को बंद कर दिया गया। राजू को समझ नहीं आ रहा था क्यों उसके साथ ये सब हो रहा है। निखत उसकी जिंदगी में थी, पर नहीं भी थी। वो अंदर ही अंदर घुटते जा रहा था। राजीव को ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा पीट रहा है। राजीव अपने ख्यालों से बाहर आया। पूरा मुंह आंसुओं से भीगा था। संध्या भाभी उसे डिनर के लिए बुला रही थी। राजीव ने उनसे कहा, आता हूँ, और कहकर वॉशरूम में मुंह धोने चला गया। 5 साल हो गए थे राजीव को ऐसे ही तड़पते हुए। इन 5 सालों में राजीव को निखत का कुछ भी पता नहीं चला। हर पॉसिबल जगह पर उसने निखत को ढूंढने की कोशिश की, पर उसकी तलाश जहाँ से शुरू होती वहीं आकर खत्म हो जाती। विनेश वाइस रिकॉर्ड आज भी नंबर 1 पर था।
सारा दिन राजीव खुद को ऑफिस के काम में लगाए रखता, पर रात होते ही सिगरेट और लैपटॉप, यही उसके दोस्त और सोनी जिंदगी के साथी थी। पूरी रात वो छत पर बैठा लैपटॉप पर हर जगह निखत की तलाश करता, पर उसे कहीं से भी कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आती थी। रोज सुबह एक नई उदासी उसके जीवन में लेकर आ जाती। एक दिन राजीव यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रहा था। वहां उसने गाना सुना, बेकरार प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, सुना सुना ये दिल मेरा, साही मेरे साहेब आजा, बेकरार प्यार है आजा। उसको सुनते ही दिमाग में कुछ घूम गया। उसने यूट्यूब खंगालना शुरू किया। वहां उसने बार बार वो आवाज़ सुनी जो उसके दिमाग में बसी आवाज़ पर वार कर रही थी। तब उसने उस आवाज़ को ढूंढना शुरू किया, पर ना तो वहां सिंगर का नाम था और ना ही कोई उसकी डिटेल, सिवाय नाम के अलेक्सा महमूद। अचानक जैसे उसे उम्मीद की किरण नजर आई। आवाज़ वही थी जो उसके दिमाग को बार बार ये कह रही थी कि हो ना हो ये निखत है। उसने सारे उस गाने की सारी डिटेल निकाली। जब उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला, उसने रोहित को वही पता लगाने को सारी डिटेल मेल कर दी। दोस्तों, रोहित राजीव का दोस्त है कि ये अलेक्सा महमूद कौन है। उसे लग रहा था कि जल्दी ही वो अपने निखत के पास होगा। आज कितने दिन के बाद तसल्ली से झूले पर सर रखकर आंखें बंद करके लेटा था और अंदर ही अंदर खुश भी था। सिगरेट बुझाई और आसमान में तारों को देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अब उसे उम्मीद हो गई थी कि शायद वो अपने मोहब्बत से दोबारा मिलेगा। 10 दिन बीत गए। राजीव का ना दिल दिन में लगता था और ना उसे चैन मिलता था। हर पल उसे रोहित के मैसेज का इंतजार रहता था, पर रोहित का मैसेज नहीं आ रहा था। और इधर एक एक दिन के साथ राजीव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो शाम को ऑफिस से बैठा था। मीसा पियोन के साथ 2 कप कॉफी लेकर आई। मीसा, राजीव इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? रोहित है ना? लगा तो है काम पर, भरोसा रखो उस पर। राजीव, साले को एक काम कहा था, उससे वो भी हो नहीं पा रहा है। मीसा, राजीव गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतने में दरवाजा खुला और रोहित अंदर आया और बोला, गुस्सा ही तो रह गया है अब इसके अंदर, क्यों इतना चिल्ला रहा है? बाहर रिसेप्शन तक तेरी आवाज जा रही है। राजीव, कुछ कहा था तुझसे, उसका बता क्या हुआ, बाकी बात बाद में। रोहित ने एक लिफाफा निकाला और राजीव के टेबल पर रख दिया। राजीव, ये क्या है? रोहित, तुम्हारा काम। राजीव ने लिफाफा उठाकर खोला। उसमें 3 फोटो थी, पर वो पहचान में नहीं आ रही थी, क्योंकि फेस पर फेरी वाला मास्क था और ड्रेस भी फेरी वाली थी, विंग्स के साथ। राजीव, अब क्या ड्रामा है तेरा, जान सकता हूँ? मैंने तुझे क्या पता करने को कहा था और तू क्या लेकर आया? रोहित, राज, तुझे नहीं लगता आजकल तू गुस्सा ज्यादा करने लगा है? तूने फोटो देखी? पूछा मुझसे ये कौन है, बस चिल्लाना शुरू कर दिया। मीसा बीच में पड़ते हुए बोली, अरे रोहित यार, तुझे इसकी हालत पता तो है, फिर क्यों इसके जैसा ही रिएक्ट कर रहा है? मैं सॉरी कहती हूँ यार इसकी तरफ से। रोहित, कोई ना यार, अब तो इसकी बेरुखी की आदत हो गई है, जिस दिन से निखत गई है ये पत्थर हो गया है। राजीव, अच्छा चल सॉरी, बता। अब कुछ नहीं बोल रहा। रोहित उठकर राजीव के गले से लग गया। बोला, ये अलेक्सा महमूद है, दुबई के एक रईस की मुंह बोली बेटी। राजीव, अलेक्सा? पर इसने मास्क क्यों लगाया है? इसका फेस तो दिख ही नहीं रहा है। रोहित, यस, ये फेमस सिंगर है, इटली में आजकल शो कर रही है, अपना फेस किसी को नहीं दिखाती है, या यूं कहे कि इसका फेस आज तक किसी ने नहीं देखा है। 5 लाख इसके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर। इसकी आवाज़ सबको अपना दीवाना बनाए है। राजीव, ये तो मुझे भी गूगल से पता चल गया था, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन? रोहित, हाँ, ये कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, सिर्फ शौक के लिए गाती है, एक भी पैसा नहीं लेती है। राजीव, ओके, और कुछ खास? रोहित, नहीं, बस इतना ही। राजीव, और जानकारी निकाल इसकी, क्योंकि ये पूरी नहीं है। रोहित, ठीक है, चल मैं चलता हूँ, कहकर वो उठा और चल दिया। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, एकदम पलटा और बोला, राज, एक बात और, ये प्रोफेशनली दुबई के ही हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट भी है। राजीव, क्या? दोबारा बोल, मैंने सुना नहीं। रोहित, ये दुबई के एक जाने माने हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट भी है, पर वहाँ भी ये चैरिटी में काम करती है। हॉस्पिटल का नाम सब उसमें एनवेलोप में है। राजीव, ओके थैंक्स रोहित, तेरी फीस मैंने अकाउंट ट्रांसफर कर दी है, कहकर राजीव अपना काम करने लगा। राजीव सारा काम समेटकर घर पहुंचा। डिनर काका उसके कमरे में ही दे जाते थे। आजकल वो सबके साथ कम ही करता था। डिनर बाद सीधा टेरिस पर गया, लैपटॉप ऑन किया
तभी उसे उस एनवेलप का ध्यान आया। नीचे कमरे में आया और उसे लेकर ऊपर आया, फ़ोटो निकाली, क्लिक की और उसे लार्ज करके देखने लगा। उसने हर एंगल से देखा पर उसे कहीं से भी एलेक्सा का चेहरा नजर नहीं आया। घड़ी में 1 बज रहा था। हाथ में सिगरेट लेकर सर झूले के पीछे टिकाए आंखें बंद करके रोहित ने जो कहा था वही सोचने लगा। तभी उसे याद आया, एक फोटो के पीछे उसने अलेक्सा का हॉस्पिटल का एड्रेस देखा है। उसने लैपटॉप पर हॉस्पिटल का डाला और अलेक्सा का नाम ढूंढने लगा। उसे फोटो समझ रही थी पर कहीं भी अलेक्सा का चेहरा नजर नहीं आया क्योंकि वो हिजाब में थी। राजीव ने हर तरफ से उसकी हर एक फोटो को देखा। अचानक उसकी नज़र कहीं जाकर रुक गई। उसने फ़ोन उठाया, तुरंत रोहित को फ़ोन किया। रोहित नींद में था। फ़ोन उठाते हुए बोला, हाँ बोल, क्यों मर रहा है इस टाइम? राजीव, मुझे कल सुबह की जो भी सबसे पहली फ़्लाइट है दुबई के लिए बुक करो, मुझे जाना है और 2 टिकट बुक करना है। रोहित, इतनी भी क्या जल्दी है, टाइम देखा है? राजीव, तुझे जो कहा है वो सुन, मेरी और मीसा के नाम से 2 टिकट दुबई की बुक कर, मुझे कल सुबह पहली फ़्लाइट से निकलना है। रोहित, यार तू पागल है, मैं सो रहा हूँ ना, कल सुबह ऑफिस जाकर तेरी टिकट बुक कर दूंगा। राजीव, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे कल सुबह की पहली फ़्लाइट की टिकट चाहिए। तू नहीं कर सकता तो मैं किसी और से करा लेता हूँ, समझा? रोहित, रुक जा, तुझे समझाना बेकार है, वेट करना, बनाता हूँ टिकट तेरी। ओके। इतने में फ़ोन रख दिया। राजीव ने उसी टाइम मीसा को फ़ोन किया और बोला, अपनी पैकिंग कर लो, कल सुबह की फ़्लाइट से हम लोग दुबई जा रहे हैं। मीसा नींद में थी, बोली, हनीमून के लिए? राजीव को गुस्सा आ गया और चिल्लाते हुए बोला, अपना दिमाग ठीक कर तू, मेरे साथ दुबई चल रही है किसी काम से, ओके? राजीव का गुस्सा सुनकर मीसा की नींद भाग गई। संभालती हुई बोली, ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती। राजीव दोबारा फोटोज को देखने लगा। उधर रोहित उसे गालियां दे रहा था और इधर मीसा उसे गालियां दे रही थी और राजीव सुकून से बैठा सिगरेट पी रहा था। 3 बजे रोहित ने उसे टिकट मेल कर दी। 9 बजे की पहली फ्लाइट थी। राजीव ने जाकर पैकिंग की। सुबह रेडी होकर नीचे आया। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। राजीव भी उनके साथ बैठ गया। आज सब अचंभित थे क्योंकि इन 5 सालों में उसने सबके साथ बैठकर नाश्ता तो दूर बात तक ना की थी। बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। संध्या ने चुपचाप प्लेट लगा दी। राजीव बोला, मैं कुछ दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ। कैलाश, निखत के बारे में कुछ खबर मिली क्या? राजीव, नहीं पापा, सिर्फ एक उम्मीद दिखी है। संध्या, राज, कब तक तुम उसके पीछे भागते रहोगे? अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। राजीव, भाभी, शादी तो जरूर करूंगा पर करूंगा उसी के साथ, चाहे सारी जिंदगी उसके पीछे भागना पड़े। संध्या चुप हो गई क्योंकि कुछ भी बोलने का फायदा नहीं था। राजीव निखत के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तभी रोहित का फोन आया। राजीव, हाँ रोहित। रोहित, एहसान फरामोश पूरी रात खराब करके तेरे लिए दुबई की टिकट ही थी, उस पर तुझे मुझ पर तरस भी नहीं आया कि फ़ोन करके मुझे थैंक यू कह दे? राजीव, थैंक्स यार। रोहित, अच्छा सुन, दुबई एयरपोर्ट पर तुझे लेने अरविंद आएगा, मेरा कजिन है, तुझे वहाँ जो भी हेल्प चाहिए वो करेगा। राजीव, थैंक्स रोहित। रोहित, अच्छे से जा, मेरे कोई ज़रूरत पड़े तो याद कर लियो मेरे। राजीव, ओके यार, चल बाय। मीसा को साथ लेकर राजीव दुबई के लिए निकल गया। 3 घंटे बाद वो दुबई के फेमस एयरपोर्ट पर थे और अरविंद को इधर उधर देख रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजीव तेजी से पलटा। पीछे एक 23 साल का लड़का खड़ा था। हेलो राजीव जी, मैं अरविंद, रोहित का भाई। राजीव ने उससे हाथ मिलाया और मीसा के साथ चल दिया। टैक्सी में बैठते ही अरविंद बोला, राजीव भाई, दुबई आने की कोई खास वजह? अगर प्रॉब्लम ना हो तो जान सकता हूँ? राजीव, बिल्कुल जान सकते हो, अपने दिल का इलाज करवाने आया हूँ। अरविंद चौंकते हुए, क्यों भाई, तबीयत ठीक नहीं है क्या? राजीव, बिल्कुल ठीक है, बस ये समझ लो कि किसी को ढूंढना है, वो भी तेरी मदद से। अरविंद, जरूर भाई, पर किसे? मीसा, सब यही जान लोगे या का घर नहीं पहुँचोगे? मीसा, सब यही जान लोगे या क्या घर नहीं पहुँचेंगे हम? अरविंद, सॉरी जी, कहकर सामने देखने लगा। तीनों घर पहुंचे। अरविंद सबके लिए चाय लेकर आया तो राजीव ने उसे निकट की फोटो दिखाई और बोला, इसे ढूंढना है। अरविंद, पर भाई, इतनी बड़ी दुबई में आप इनको कैसे ढूंढ पाओगे? राजीव, देखते हैं, चलो तो मुझे यहाँ का मिड्योर हॉस्पिटल दिखाओ कहाँ पर है। अरविंद, पर मिड्योर ही क्यों, यहाँ और भी हॉस्पिटल है। राजीव, नहीं, यहीं चलते हैं। अरविंद, ठीक है चलो। और दोनों वहाँ पहुँचे। राजीव रिसेप्शन पर, हेलो। रिसेप्शनिस्ट, यस, हाउ मे आई हेल्प यू सर? Rajiv, yes, I want an appointment with Dr. Alexa Mahmood. Receptionist, sir, she is out of country. Will be back after 15 days. Rajiv, will you please tell me where is the right now? Receptionist, she was on vacations, but where is exactly? We do not know about it, sir.
सॉरी अबाउट दैट। राजीव ओके फाइन एंड थैंक्स कहकर वो वहां से चला गया। रोहित को कॉल किया कि ढूंढ अलेक्सा इस टाइम कहाँ पर है। रोहित बताया तो था वो एक शो के चलते इटली में है। राजीव पहले नहीं बोल सकता था, अब बोल रहा है। रोहित राजीव मैंने बोला था, तूने सुना ही नहीं शायद। राजीव हाँ यार सही कह रहा है तू, चल रखता हूँ। अरविंद राजीव भाई अब आगे क्या बताओ, क्या सोचा है आपने। राजीव अरविंद मुझे एक डिटेक्टिव चाहिए जो मुझे अलेक्सा की सारी इंफॉर्मेशन लाकर दे सके। अरविंद हो जाएगा भाई कहकर दोनों घर चले गए। मीसा लंबी तान कर सो गई थी। अरविंद ने एक डिटेक्टिव को बुलाकर राजू से मिलवाया। राजू ने अलेक्सा महमूद की फोटो उसके सामने रखी और बोला, मुझे इनके बारे में जितनी भी हो सके सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी जितनी जल्दी से जल्दी। रमन हो जाएगा बॉस, आप बस मेरी पेमेंट रेडी रखो। राजीव उसकी चिंता ना करो, बस इंफॉर्मेशन मेरे काम की होनी चाहिए। रमन ओके कहकर चला गया। 5 दिन बाद जो इन्फॉर्मेशन उसने राजीव को लाकर दी वो राजीव को हिला कर रखने वाली थी। राजीव ने रोहित को कॉल किया और अपनी इटली की टिकट जल्दी से जल्दी भेजने को कहा। वो जल्दी ही वहां पहुंचना चाहता था। रोहित ने जैसे ही टिकट भेजी, राजू ने मीसा को कहा, 2 घंटे बाद तुम और अरविंद रेडी हो जाओ मेरे साथ इटली चलने को। अरविंद पर भाई जी हम वहाँ क्या करेंगे। राजू तुम्हें यहाँ कोई काम है। अरविंद नहीं भाई जी, काम तो नहीं है। राजू तो चलो फिर हमारे साथ ही पैकिंग कर लो जितनी जल्दी हो सके। तीनों ठीक टाइम पर एयरपोर्ट पर थे। वहां से फ्लाइट लेकर वो 7 घंटे में इटली पहुंचे। रात होने वाली थी, सो होटल में रुककर रूम लेकर वहीं से नेक्स्ट प्लानिंग शुरू की। उन दोनों के सो जाने के बाद राजू ने पूरी रात उसने एलेक्सा की रेकी में लगाई। अगले दिन से एलेक्सा के जितने भी शो थे सबकी डिटेल निकलवाई और फिर उनके फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर्स की सारी जानकारी इकट्ठी की। अब उसके पास सिर्फ 8 दिन थे एलेक्सा की साहिबान बनाने के लिए। एक दिन बाद अलेक्सा का शो था। उसकी सारी टिकट बुक थी। राजू ने अरविंद से कहा, कहीं से भी टिकट अरेंज करो। बेचारे अरविंद ने दुनिया भर के सारे धक्के इटली में खा लिए। लास्ट में टिकट उसे उसी हाल के बाहर चाय वाले से मिली। लेकर सीधे राजू के पास आया और बोला, ये लो भाई जी आपकी आज की शो की टिकट। राजू ने टिकट ली। 7 बजे का शो था। टाइम देखा 5 बज रहे थे। मीसा और अरविंद को रेडी होने को कहकर वो भी अपने रूम में चला गया। हुडी लगाई, जीन्स टी शर्ट पहनी। मीसा ने भी 1 पीस पहना, सर पर हैट लगाई और हाई हील शू पहने। अरविंद भी उनकी ही तरह से तैयार हुआ जिससे वो भीड़ में अलग ना दिखे। राजीव अपनी तसल्ली करना चाहता था कि अलेक्सा साहिबान ही है। इसके लिए वो टाइम से वहां पहुंच गया और कोशिश करके सबसे आगे वाले आगे आ गया। वहां से वो अलेक्सा को एकदम पास से देख सकता था। जैसे ही वो शो शुरू हुआ, अलेक्सा स्टेज पर आई। वो पूरी परी लग रही थी। वाइट ड्रेस, फेस पर मास्क, हाथों में ग्लव्स। उसने आते ही माइक पकड़ा और गाना शुरू किया। वी देयर इज अ स्वीट लॉन्ग टाइम, बेबी बेबी बेबी, ओ मम्मी लव, बेबी बेबी बेबी, वंस मोर का शोर चारों तरफ था। बीच में कोई इंडियन सॉन्ग की डिमांड कर रहा था तो कोई इंग्लिश की। लास्ट अलेक्सा ने हिंदी सॉन्ग शुरू किया। अपनी आंखें खाली कर दे, काश तू मेरी आंखें भर दे, काश तू मेरी आंखें भर दे, मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम हम संवर जाएंगे। वो मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम हम संवर जाएंगे। राजू समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या ना करे। इसी परेशानी में वो इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र बैक स्टेज पर खड़ी लड़की की तरफ गई। वो भागता वो वहां गया पर वो लड़की वहां से चली गई थी। वो परेशान सा वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया और गाना गाते हुए अलेक्सा को देखने लगा। शो खत्म हुआ, सब अपने घर की तरफ चल रही है, लेकिन राजीव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अरविंद से कहा, इस शो का स्पॉन्सर कौन है, कहाँ है, पता लगाओ, मुझे उनसे अभी मिलना है। अरविंद राजीव भाई रात बहुत हो गई है, इस टाइम उससे मिलना ठीक रहेगा, क्यों ना हम कल सुबह मिल लें। राजीव यार सुबह कहाँ ढूंढेंगे उनको, इस टाइम तो वो इजिली मिल जाएंगे, चलो देखते हैं। उसके बाद वो फाइनेंसर के कमरे की तरफ चल रही। वहां पहुंचकर देखा अलेक्सा उसके कमरे में बैठी उनसे बातें कर रही। अलेक्सा सर आप बुरा मत मानिएगा, हम इसके आगे शो नहीं कर पाएंगे, हमें अर्जेंट वापस जाना पड़ेगा। स्पॉन्सर मैडम आप बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपने 10 शो का हमसे वादा किया था। अलेक्सा जी किया था, पर अभी हमें जरूरी काम से जाना पड़ेगा। स्पॉन्सर मॉम सिर्फ आपके 2 शो और रह गए हैं, सब तैयारी है, प्लीज आप ऐसा मत करें, लोग हमें मार डालेंगे। अलेक्सा ओके ओके, आप परेशान मत हो, रिलैक्स, आई विल डू समथिंग।
कहकर वो उठकर बाहर चली गई। तभी राजू स्पॉन्सर के केबिन में आया और बोला, मिस्टर रॉबिन, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। रॉबिन, आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे कैसे जानते हो? राजू कुछ सोचते हुए, आपके छोटे भाई मैथ्यूज जो इंडिया में 2 साल पहले तक थे, उन्होंने मेरे साथ काम किया है मेरी ही कंपनी में। रॉबिन कुछ सोचते हुए, मिस्टर कपूर? राजू, यस आई एम। रॉबिन, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? राजू, आपकी मदद चाहिए, होप आप मना नहीं करेंगे। कहकर राजू अपना प्लान बताने लगा। रॉबिन प्लान सुनकर बोला, सर प्लान तो अच्छा है पर क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि क्यों आप लास्ट शो का पूरा खर्चा उठाना चाह रहे हो? राजू, जरूर बताऊंगा पर आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। रॉबिन, ठीक है मिस्टर कपूर। राजू, बस जो आपका लास्ट शो है उसका सारा सेटअप मैं करूंगा अपने हिसाब से। कल जो शो है उसका आप खुद कर लेना और इसके बारे में आप किसी से भी बात नहीं करेंगे जब तक मैं ना कहूँ। मेरे बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, अलेक्सा को भी नहीं। रॉबिन, डन। राजू ने चेक काट कर उसे दे दिया। उसमें अमाउंट खुद भर लेना कहकर राजू चल दिया। आज उसके चेहरे पर एक अलग सुकून था। शायद उसे उम्मीद थी कि अब वो निखत को दोबारा पा सकेगा। होटल में पहुंचकर उसने मीसा को बुलाया और सारे प्रोग्राम की हाईलाइट समझा दी। लास्ट प्रोग्राम को राजीव ने ऑर्गेनाइज करना था। वो चाहता था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे अलेक्सा निखत होने से इनकार ना कर सके। उस दिन के बाद वो अलेक्सा के नेक्स्ट शो में नहीं गया। लास्ट शो का दिन भी आ गया। राजीव ने सुबह निकलने से पहले भगवान के हाथ जोड़े और बोला, ईश्वर, अगर अलेक्सा निखत है तो प्लीज मुझे उससे मिलवा दो। कहकर वो वेन्यू की तरफ निकल गया। वहां जाकर उसने मीसा से सारा सेटअप करने के लिए कहा। वो नहीं चाहता था कि उसे अचानक निखत के सामने आना पड़े, सो सारी तैयारी उसने खुद को पीछे रखा। जैसे ही शाम को शो शुरू हुआ, एंकर ने आकर अनाउंस किया कि आज का शो अलेक्सा का इटली में आखिरी शो है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जैसे ही अलेक्सा स्टेज पर आई, हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी वाइट ड्रेस में थी। लोग उसे देखकर पागल हो रहे थे। स्टेज पर आते ही हमेशा की तरह उसने माइक पकड़ा और गाना शुरू किया। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, लोग वंस मोर का शोर मचाने लगे। तभी चारों तरफ लाइट बंद हो गई। सिर्फ तेज स्पॉटलाइट स्टेज पर ऑन थी। अलेक्सा ने पलट कर देखा। बैक स्क्रीन जहां अभी तक अलेक्सा दिख रही थी, वहां पर अब साहिबान दिख रही थी। अलेक्सा चौंक गई। हैरान होकर आसपास देखने लगी। उसे कोई भी पहचाना सा नहीं दिखा। तभी मीसा ने उसका 5 साल पुराना इंटरव्यू चला दिया। तभी राजीव स्टेज पर आया और बोला, अलेक्सा, तुम्हारी ही तरह मेरी भी एक कहानी थी। एक साहब और एक साहिबान थी। दोनों को वक्त ने जुदा किया था, पर शायद उस कहानी को आज यहाँ पूरा होना था। उसने अपना हाथ अलेक्सा की तरफ बढ़ाया। अरमान था तेरे साथ जिंदगी बिताने का, शिकवा है खुद के खामोश रह जाने का। दीवानगी इससे बढ़कर और क्या होगी, आज भी इंतजार है तेरे आने का। अलेक्सा, व्हाट द हेल यू आर डूइंग? राजीव, तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। अलेक्सा जल्दी से घूमी और सीढ़ी की तरफ चलने लगी। राजीव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, कब तक भागोगी मुझसे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा पीछा जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा। स्टेज के नीचे सब लोग हूटिंग कर रहे थे। एलेक्सा ने फाइनेंसर की तरफ देखा, उसे हाथ जोड़े और वहीं रुकने को कहा। अलेक्सा वहीं रुक गई। राजू धीरे से अलेक्सा के कान के पास जाते हुए बोला, निखत, बहुत ढूंढा तुम्हें, बहुत तड़पा तुम्हारे लिए, अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अलेक्सा पूरी कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में लोगों का शुक्रिया अदा किया, दोबारा आने के लिए वादा करके जल्दी से वहां से निकल ली। जैसे ही ये गाड़ी तक पहुंची, गाड़ी के पास राजू को खड़ा देखकर चौंक गई। अलेक्सा, आप कौन हैं और क्यों हमारे पीछे पड़े हैं? हम आपको नहीं जानते। राजीव, ओके, तुम मुझे नहीं जानती और मुझे नहीं पहचानती। राजीव अलेक्सा का हाथ पकड़कर बोला, तो ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है, बोलो? क्योंकि ये निखत के हाथ में था। अलेक्सा ने अपना हाथ छुड़ाया और गाड़ी में बैठकर चल दी। उसने फोन मिलाया और पैकिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी। जैसे जैसे ही वो होटल पहुंची, भागती हुई अपने कमरे की तरफ गई। राजू उससे पहले उसके कमरे में था। उसे जाते ही अपना मास्क उतारा और बोली, सलमा आपा, जल्दी से पैकिंग कर लीजिए। राजू जी ने हमें ढूंढ लिया, वो किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। इससे पहले वो कुछ बोलती, राजू बोला, आ नहीं सकते हैं, मैं आ गया हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर सकते में आ गई और जैसे ही वो पलटी, पीछे दीवार के सहारे खड़ी हो गई। एकदम सामने उसके राजीव था। दोनों हाथों से दीवार को पकड़ते हुए बोला, अब कहो क्या कहना है तुम्हें? तुम निखत नहीं हो तो क्यों भाग रही हो मुझसे? निखत ने मुंह ऊपर उठाया, आंखों से आंसू बह रहे थे। राजीव, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। मैं नहीं पूछूंगा ये क्यों हुआ है,
तुमने क्यों किया, पर इतना जरूर जानना चाहूँगा कि मेरे प्यार में क्या कमी थी जो मेरे साथ ये किया, कहकर राजीव ने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा। जैसे उसे दोबारा मारने के लिए उठाया, निखत ने अपना हाथ आगे कर दिया। बोली, कोई कमी नहीं थी आपके प्यार में, बस मैं ही आपके लायक नहीं थी। राजीव, एक बार बोल कर तो देखती, पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे ना बिछा देता तब कहती। अलेक्सा, जानती हूँ, पर मैं उस लायक नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत बार बताना चाहा, पर तुमने नहीं सुना। राजीव, मुझे तब भी नहीं जानना था और ना ही अब जानना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। मैं आज भी तुमसे वही सवाल कर रहा हूँ जो 5 साल पहले किया था। क्या तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे? निखत मुंह नीचे करके जमीन को ताकने लगी। राजीव, इसे मैं तुम्हारी ना समझूं? बोलो। निखत ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव ने उसे अपने बाहों के घेरे से अलग किया और चुपचाप भरी कदमों से दरवाजे की तरफ चल पड़ा। सलमा आपा वहां खड़े सब देख रही थी। निखत के पास जाकर बोली, बाजी, दोबारा खुशियां आपकी जिंदगी का दरवाजा खटखटा रही है, उनको अंदर आने दो। कब तक ऐसे घूमती रहोगी? रोक लो उनको। अगर आज वो चले गए तो हमेशा आप इस प्यार के लिए तड़पती रहोगी। मैंने तुम्हें रातों को अकेले रोते हुए देखा है। जाओ बाजी, रोक लो उनको। आप उनके प्यार का वास्ता। सुनते ही निखत बड़ी तेजी से वहां से निकली और चारों तरफ देखा। राजीव उसे कहीं नहीं दिखा। वो लिफ्ट से नीचे आई, राजीव वहां भी नहीं था। भागते हुए वो बाहर निकली। राजीव गाड़ी के बोनट पर सर रखे रो रहा था। निखत उसके पास पहुंची और बोली, राजीव जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत दुख दिए हैं। उस दिन जब आपको अवार्ड मिला था, हम घर से निकले थे आपके पास आने के लिए, कैब की, पर हमें पता नहीं हमें क्या हुआ। जब 2 मिनट बाद हमें होश आया तो हम यहाँ दुबई में थे। हमारा इंडिया से सारा रिश्ता ही ख़त्म कर दिया गया था। हमारे माँ भाई बहन सब यहाँ हमारे साथ लाकर कैद कर दिए गए। जहाँ रोज़ मुझे यहाँ कहा जाता कि वजीर खान से शादी कर लो, रोज़ मेरा एक ही जवाब होता, नहीं। जितनी हो सकती थी उसने मुझे उतनी यातना दी। मेरे सामने मेरे परिवार के एक एक इंसान को मरवा डाला। हम अकेले रह गए। उसे जरा सा भी तरस नहीं आया। खुद को वजीर खान खुदा समझ बैठा था, पर कहते हैं ना, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन खुद को कार एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारा हो गया और हम सलमा आपा के साथ अकेले रह गए। हमारी सारी संपत्ति दुबई सरकार ने जब्त कर ली। वजीर खान स्मगलर था। दुबई की सरकार ने हमें आज़ाद कर दिया क्योंकि उसके काम में हमारा कोई साथ नहीं था। हम और आपा सड़कों पर भटक रहे थे। ना हमारे पास रहने को घर था, ना ही खाने को खाना। तभी एक दिन सड़क पर चलते चलते हम गिर गए क्योंकि हमने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था। जब हमें होश आया तो हम शकील अहमद महमूद के घर थे, जो शहर के नामी रईस थे। उनके घर में उनकी बेगम और वो दोनों ही थे। उन्होंने हमारी काफ़ी अच्छे से देखभाल की। जब हम ठीक हो गए तो वहाँ से भी चलने लगे तो वो बोले, निखत, हमें तुम्हारी आदत हो गई है, सो यहीं पर हमारे घर हमारे साथ रहो। हमने मना कर दिया और वहाँ से चल दिए। भरी दुनिया में जहाँ किसी लड़की का कोई ठिकाना नहीं होता, वहाँ सब हमको अलग नज़रों से देखते हैं। एक दिन एक लड़का हमारे पास आया और हमारे सामने कागज़ों से भरा हुआ लिफाफा रख कर चला गया। हमने उसे खोला, उसमें कोर्ट के पेपर थे। जब उसे पढ़ा तब पता चला कि शकील अहमद महमूद ने हमें अपनी बेटी बना लिया है। तब से हम उन्हीं के पास रहने लगे। आज हम जिस जगह भी हैं उनकी बदौलत है। राजीव रोते हुए, क्या तुम्हें एक भी पल मेरी याद नहीं आई? निखत भाग कर राजीव के सीने से लगती हुई बोली, एक भी पल ऐसा नहीं गया जब हमने आपको याद नहीं किया। एक भी दिन ऐसा नहीं जब हम आपको याद करके रोए नहीं। पूरी पूरी रात आपको याद करके जागते हुए गुजारी है साहब। हमें माफ़ कर दो साहब, हम शर्मिंदा हैं, बस वापस आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अपने प्यार से हम आपको दिए सारे जख्म भर देंगे। राजीव ने उसे अपनी मजबूती से बाहों में कसकर अपने सीने से लगा लिया। दोनों ही दुनिया से बेखबर अपने अपने दर्द एक दूसरे के आंसुओं से कम कर रहे थे। जो अधूरी कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो सकती थी, आज दोनों की चाहत और शिद्दत से पूरी हो गई थी। साहब और साहिबान एक होकर दुनिया में प्रेम की नई परिभाषा बन गए थे। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।